प्यारे बच्चों, तो बड़ी कोशिशों के बाद आखिरकार हम ऑनलाइन पे आ ही गए। अब इस ऑनलाइन पे आने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं आप लोगों को एक दिन बताया तो था। बोर्ड का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, बोर्ड वहां कोचिंग में था, घर पर एक वो छोटा सा बोर्ड था, उस पर पूरा सेंटेंस ही नहीं आता था, तो किसी तरह ये बोर्ड एक दिन रात में जुगाड़ किए, इंतजाम किए लग पाया। आप लोग बार बार कहते थे सर ग्रामर पढ़ाइए, ग्रामर पढ़ाइए, और बड़ा अजीब लगता था जब कोई कहता है कि सर ग्रामर पढ़ाइए और हमें बार बार उसको टालना पड़े, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो आप लोगों के कहने के नाते बहुत कोशिश करके बड़ी रात दिन दौड़ के किसी तरह से एक बोर्ड का इंतजाम कर पाए हैं। हालांकि बहुत बढ़िया बोर्ड तो नहीं है, लेकिन इस लॉकडाउन में हमारे आपका काम चल जाएगा। तो शुरुआत करने के लिए देखिए, एक चीज आप लोगों को पहले ही बता दें, क्वालिटी पर देखो भैया, वीडियो की क्वालिटी पर मत जाना। साउंड बहुत अच्छा हो सकता है ना आ रहा हो, क्योंकि माइक वाइक का कोई इंतजाम है नहीं, माइक वाइक तो लगा नहीं, और लाइट वाइट बस एक वही लाइट जल रही है, इसी से जो भी थोड़ा कम ज्यादा होगा, जैसा भी होगा उसी के साथ एडजस्ट करना। मतलब कोई स्टूडियो नहीं है, या वहां कोचिंग में होता तो वहां स्टूडियो बना था, एक पूरे क्लास में अच्छा था वो बन जाता, लेकिन अब यहाँ घर पे हैं, हो सकता है अभी कुछ देर बाद कोई सब्जी वाला निकले तो वो उसकी भी आवाज आ सकती है, या कोई मोटरसाइकिल से निकले तो उसकी भी आवाज आ सकती है। कोई बात नहीं है, उससे आप एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो अच्छा, पढ़ाने के पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी हो जाएं। भाई देखो, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आ तो गए ही हैं, तो अब ऑनलाइन ये पढ़ाना और आगे बढ़ेगा कैसे, थोड़ी एनर्जी दीजिए आप लोग हमें। और एनर्जी कैसे देंगे, जब मुझे लगेगा कि रोज 2-4 लोग बढ़ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो और मजा आएगी, रोज और इंटरेस्ट आएगा, रोज और एनर्जी आएगी। तो आगे बढ़ाना आप लोगों का काम है, पढ़ाना मेरा काम है। हाँ, अगर कोई शिकायत हो, कहीं कुछ भी जरा से भी कसर हो, आपकी कोई इच्छा हो, बेहिचक लिखा करिए। बेटा आप लोग एक चीज और जान लो कि जितने भी आप लोग कमेंट्स लिखते हैं, पढ़ते हम लोग सब के सब हैं। सुबह नहीं तो दोपहर नहीं तो रात में पढ़ लेते हैं, पढ़ते सब हैं। और अगले दिन पढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, नेक्स्ट डे की जो क्लास होती है, उस पे इफेक्ट आपके कमेंट्स का होता है। ठीक, तो आपके कमेंट्स हमारी एनर्जी हैं, और ये इससे पीछे मत हटिएगा। आप अपना रोल करते रहिए, हम अपना रोल करते रहेंगे। किसी चीज की जरूरत हो, अच्छा, सुझाव सलाह बेहिचक दिया करिए। जरूरी नहीं कि आप मेरी तारीफ ही करते रहें, सुझाव और सलाह बेहिचक दिया करिए। चलिए आगे आते हैं। तो पहली क्लास में आप सब लोगों का बहुत 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 स्वागत है, और ये लगातार आप बनाए रखिएगा हमारे मनोबल को, हमारी एनर्जी लेवल को। आज पहली क्लास की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं कंडीशनल्स से। बहुत दिन लिखे हो गया, हो सकता है लिखने में भी कुछ गड़बड़ लगे। कंडीशनल्स से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज पहली क्लास। अब कंडीशनल्स ही क्यों उठाए, तो एरर और इम्प्रूवमेंट के जो कुछ डिस्कशंस हम लोग किए हैं, उसमें ये देखा गया कि कंडीशनल्स के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, बहुत बार कंडीशनल के क्वेश्चन पूछे गए। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले क्यों ना कंडीशनल्स को ही डिस्कस कर लिया जाए, तो कंडीशनल इसलिए शुरुआत कर दी है। चलिए देखते हैं कंडीशनल्स क्या हैं, व्हाट आर द कंडीशंस। बेटा कंडीशन जिंदगी की एक कंडीशन है, अगर डिफाइन किया जाए लाइफ में आकर, मतलब ग्रामर से थोड़ी देर के लिए हटते हैं, जिंदगी में अगर कंडीशन को डिफाइन करते हैं तो जिंदगी ही एक शर्त है। जिंदगी एक शर्त कैसे है, जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक जितने हम लोग वाक्य सुनते हैं, उसमें सारे बहुत से तो शर्त ही होते हैं। जिंदगी एक शर्त है, और ये जिंदगी हमें शर्तों पर दे रखी है, किसने, नेचर ने।
अच्छा, हम सुबह से शाम तक जिंदगी में शर्तें ही शर्तें, शर्तें ही शर्तें सुनते रहते हैं। कैसे? सुबह सुबह, अभी तो आप लोग घर पे होंगे, कॉलेज जाने की देर नहीं होती है, लेकिन शुरू शुरू में सुबह सुबह क्या होता, अगर 10 मिनट पहले उठे होते तो बस मिल जाती। अगर 15 मिनट पहले नहा लिए होते तो एक पराठा और खा लेते। ट्रेन छूट गई तो कोई कहता है 10 मिनट पहले आए होते तो ट्रेन मिल जाती। ऑटो वाले से किचकिच ना किए होते तो टाइम पर पहुंच जाते। या मान लो नोट्स किसी दोस्त से मांगा, नोट्स मांगा, उसको बहाना बना कहता यार थोड़ी देर पहले बताए होते तो नोट्स तुम्हें दे देते, अब तो उनको दे दिया। तो ऐसे ही पापा से कुछ पैसे मांगे, पापा ने कहा कल बताए होते। तो इतनी जिंदगी में इतनी सारी शर्तें ही शर्तें, शर्तें ही शर्तें, हर बात पर शर्तें, हर बात पर शर्तें। बच्चे होने से लेके बड़े होने तक हमेशा शर्तें लगी रहती हैं। तो जिंदगी बिना शर्तों के तो पूरी नहीं होगी। सफलता पानी है तो भी एक शर्त, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो इतनी जिंदगी में इतनी शर्तें भरी हुई हैं, तो हम उन शर्तों को पढ़ क्यों ना लें। चलिए आइए देखते हैं। जिंदगी की शर्तें पढ़ते हैं, वही एग्जाम में भी पूछी जाती है। हालांकि उसमें एग्जाम में ग्रामेटिकल एरर पूछी जाती है, और जिंदगी की शर्तें जिंदगी में सफलता के लिए लगती हैं। आपके सामने भी एक शर्त ही है जो पढ़ाया जा रहा है, अगर उसे ठीक से पढ़ेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कंडीशनल सेंटेंस आ जाएंगे, एग्जाम में आप कर लेंगे उनको। यहां भी एक शर्त है। तो अब हम मान लीजिए एक सेंटेंस लिखते हैं कि यदि आप मेहनत करेंगे, यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, इस पूरे सेंटेंस में दो हिस्से हैं। ये जो तो लगा है, ये सेंटेंस को दो हिस्से में तोड़ रहा, एक ये वाला और एक ये वाला सेंटेंस। यदि इसमें लगा है यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, तो यदि वाला जो सेंटेंस है इसे क्या कहा जाता है, इफ क्लॉज। और जिस क्लॉज में इफ लगा होगा उसी वाले को क्या कहते हैं, इसी वाले को कहते हैं कंडीशन। कोई कार्य होने की यही शर्त है। कार्य क्या होना है, आपको सफलता मिलेगी। उस सफलता की शर्त क्या है, आप मेहनत करेंगे, तो इस शर्त पर ये सफलता आपको मिलेगी। तो ये वाला जो सेंटेंस है, आपको सफलता मिलेगी, इसे हम कहते हैं मेन क्लॉज। क्या कहते हैं, मेन क्लॉज। मेन क्लॉज का मतलब हुआ कि उस शर्त की इफेक्ट जिसे पूरी करने के लिए आपसे कहा जा रहा। यदि आप मेहनत करेंगे, ये शर्त हो गई, तो आपको सफलता मिलेगी, ये इफेक्ट हो गया। टेक्निकली जो कंडीशन इफ क्लॉज होता है, इफ क्लॉज को टेक्निकली क्या कहा जाता है, कंडीशन। और जो इफेक्ट मिलता है मेन क्लॉज को क्या कहा जाता है, उसका इफेक्ट। अच्छा, सेंटेंस को पलट के भी लिखा जा सकता है। कहीं आप ये शॉर्टकट ना सोच लें कि जो पहले होगा वो इफ क्लॉज कंडीशन होगा, जो बाद में होगा वो इफेक्ट होगा। अगर ऐसा सोच रहे हो तो चलिए एक सेंटेंस ऐसे देख लेते हैं। अच्छा, इसको अंग्रेजी में बना देते हैं, तब समझने में मजा आएगी। तो मुझे लग रहा है कि मैं ये ब्लू वाला मिटा सकता हूँ, या नहीं भी मिटाता हूँ। ठीक है, एक बार इतने पे लिख लेते हैं। थोड़ा नीचे झुकना पड़ेगा, कमर को तकलीफ होगी, लेकिन आपको सुविधा होगी तो कोई हर्ज नहीं। आपकी खुशी के लिए इतना कष्ट तो उठा ही सकता हूँ। पहले सीधा सीधा लिख रहा हूं। लिखा मैंने
इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करेंगे, ये हो गया तो जी अंग्रेजी में तो कैसे होता है, अंग्रेजी का तो ये लग गया, कामा है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करेंगे, ये हुआ तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो यू विल सर्टेनली सक्सीड। ठीक, इसके नीचे ये लिखा, इसके नीचे ये लिखा। तो अभी आप कंसेप्ट में ये बना लीजिएगा कि जो पहले होगा वो कंडीशनल होगा और जो बाद में होगा वो इफेक्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। आइए इसी को ऐसे लिख देते हैं, यू विल सर्टेनली। देखिए बहुत दिन बाद लिख रहे हैं बोर्ड पे तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी होगी। यू विल सर्टेनली सक्सीड, अब लिखा मैंने इफ यू वर्क हार्ड। तो अब अगर आप ये सोच लेते कि पहले वाला सेंटेंस कंडीशनल है तो यहाँ क्या हाल होगी भैया, यहाँ देखिए ये पहले में ये वाला सेंटेंस कंडीशनल है और दूसरे में ये वाला सेंटेंस कंडीशनल है। तो सेंटेंस कंडीशनल होने का ये जरूरी नहीं है कि वो पहले हो या बाद में हो। स्ट्रक्चर सेंटेंस का ऐसे भी आगे पीछे दोनों भी हो सकता है। आपको पहचानना होगा इफ वाला क्लॉज कौन सा है। ये आपका इफ वाला क्लॉज है। इफ क्लॉज के अलावा जो दूसरा क्लॉज होगा वही मेन क्लॉज होगा। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि शर्त में दो वाक्य होंगे, एक में शर्त होगी, एक में इफेक्ट होगा। अच्छा, इसी के साथ आपको ये बताना जरूरी था कि जो इफ वाला क्लॉज होगा इसके साथ कभी फ्यूचर टेंस जैसे शैल या विल नहीं लगता। यहां देखिए इफ के साथ यहां पर अगर आप शैल विल या कोई मॉडल वर्ब लगाना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। यही मेन एरर होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है। आगे चल के लिखा देंगे लेकिन ये यहाँ पर बता देना जरूरी है। ठीक है, तो हाँ एक बात तो कहना ही भूल गया, आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिए। कब कौन सी चीज नोट करनी पड़ जाए कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। और ये एक बार देख लीजिएगा, पूरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद नोट करिएगा। पहली ही बार में नोट करना जरूरी नहीं है। एक बार देखिए उसके बाद फिर दोबारा उसका नोट्स बनाइए। पहली बार देखेंगे तो सब जरूरी लगेगा, पूरा नोट्स बनाएंगे एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके देखिए। जो चीज आपके काम की लगे सिर्फ वही लिखिए, पूरा पूरा नहीं लिखा जाता। चलिए, तो ये चीज हम लोगों ने देखी। अब हम ये देखते हैं कि जब जो कंडीशनल सेंटेंस हैं उनकी अंग्रेजी बनती है तो कौन कौन से कंजंक्शन यूज किए जाते हैं। ठीक है, आइए कंजंक्शंस की बात करते हैं। तो कंजंक्शंस की बात करने के पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि ये कितने तरह के कंडीशनल्स हो सकते हैं। तो कंडीशनल्स के प्रकार पढ़ने के पहले हम आपसे एक बात करना चाहते हैं कि कंडीशनल्स काफी लंबा टॉपिक है, करीब 1 घंटे से ज्यादा होगा। तो लगभग 1 घंटे 10 मिनट 20 मिनट लग सकता है। मतलब ये मान लीजिए कि 70-75 मिनट का 80 मिनट का वीडियो बनेगा। तो वो एक दिन में इसलिए नहीं बताएंगे कि 80 मिनट का वीडियो पढ़ने में फिर एक दिन में वो होगा और बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन भी हो जाता है। तो जितना आज के लिए जरूरी है उतना पढ़ाने के बाद आधा दूसरे में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये 2 दिन में हमें पढ़ना पड़ेगा, एक दिन में संभव नहीं है। तो पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कंडीशनल के बड़े लेवल पर जब इसका प्रकार बनाएंगे तो 2 तरह का ये होता है कंडीशनल। अब जिसमें एक कंडीशन क्या होती है, एक कंडीशन होती है जिसमें एक्शन होता है। ठीक, एक कंडीशन में क्या होगा, एक्शन होगा।
और दूसरी कंडीशन में क्या होता है, ये इच्छा होती है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग विश होती है, या ये इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं और वो भी इमेजिनेशन कैसी होगी, बहुत ही हाई फाई, मतलब हकीकत से, धरातल से बहुत ऊपर, काल्पनिक दुनिया में उड़ते हैं। एक्शन में क्या होगा कि जब कंडीशनल की एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं तो ये वही होते हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था, जैसे ये कहें कि यदि आप मेहनत करेंगे, वही वाली बात फिर से लिख दे रहा हूं, यदि आप मेहनत करेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे, तो आप अवश्य सफल होंगे। दूसरा सेंटेंस है, यदि मैं करोड़पति होता, यदि मैं करोड़पति होता तो आपकी सहायता अवश्य करता। अब दो सेंटेंस देखिए, दोनों ही सेंटेंस में यदि लगा है, दोनों ही सेंटेंस में यदि लगा है, दोनों में इफ लगा है। अच्छा, देखने में दोनों शर्त लग रहे हैं, इसमें भी शर्त लग रही, इसमें भी शर्त लग रही है। अंग्रेजी में नहीं दोनों की, तो यहां लिखा जाएगा इफ यू वर्क हार्ड यू विल certainly succeed। दूसरा सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है इफ आई वर अ मिलियनर, अगर मैं करोड़पति होता तो आई वुड certainly help you। दोनों सेंटेंस इफ से बने हुए हैं, ठीक है, दोनों सेंटेंस इफ से बने हुए हैं, और दोनों सेंटेंस देखने में और सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन बड़ा अंतर है। अब इसी अंतर को अलग करके हम आज और कल की क्लास अलग अलग करेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस है, यदि आप मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे, ये शर्त संभव है। अब यहां कहा कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल सर्टेनली सक्सीड, यही है ओरिजिनल कंडीशन। कल की आपकी सफलता इस शर्त पर डिपेंड है, आप मेहनत करें। यहां ये मैं करोड़पति होता, ये क्या है, एक इमेजिनरी सिचुएशन, यहाँ कोई एक्शन तो नहीं हो रहा। यहाँ कह रहे हैं यदि आप मेहनत करेंगे, तो मेहनत करना क्या होता है, मेहनत करना एक्शन होता है, एक कार्य है। आपका सफल होना आपके मेहनत करने पर डिपेंड है, इस शर्त पर डिपेंड है। यहां क्या है, मैं आपकी सहायता अवश्य करता, मैं आपकी सहायता अवश्य करता, एक सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर मैं करोड़पति होता, अगर मैं करोड़पति होता, ये कोई कार्य नहीं है, ये क्या है, एक इमेजिनरी सिचुएशन है। जैसे कि अगर मेरे 4 हाथ होते, अब सोचिए जरा, अगर मेरे 4 हाथ होते तो क्या होता, तो मैं सब्जी रोटी एक साथ बना लेता, ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं। तो अगर मैं करोड़पति होता, एक इमेजिनरी सिचुएशन है, तो मैं आपकी मदद जरूर करता। तो मदद करने की शर्त क्या है, शर्त यह है कि इमेजिनरी सिचुएशन, एक काल्पनिक इच्छा है ये, ठीक है। तो ये अलग चीज हो गई, और ये कंडीशन, एक्शन वाली कंडीशन, ये अलग चीज हो गई। हमें दोनों को अलग अलग करके पढ़ना होगा, दोनों को अलग अलग करके पढ़ना होगा। तो ठीक है, अभी हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, इनको अलग अलग करके बांट लेते हैं। कैसे अलग अलग करके बांटा जाएगा, तो अब इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, मुझे लगता है आप समझ ही रहे होंगे। तो
इसके लिए जो चीजें हैं वो यहां लिख दे रहे हैं और उसके लिए जो कंडीशन है वहां लिख दे रहे हैं। आज आपको कंडीशनल्स के कंजंक्शन का परिचय हो जाए, फिर इसके बाद आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं टाइम बचा रहेगा तो इसमें एक आध कंडीशनल को भी पढ़ा डालेंगे। चलिए, लाइन टेढ़ी वेढ़ी हो तो आप लोग समझ लीजिएगा कि मैथ नहीं पढ़े हैं, मैथ नहीं आती मुझे। तो जब जिनको मैथ नहीं आती उनको लाइन सीधा खींचना नहीं आता। और मेरी आर्ट भी खराब है तो क्या कहते हैं, करेला नीम चढ़ा। एक तो मैथ वाले सीधी लाइन खींच लेते हैं और दूसरे आर्ट वाले खींच लेते हैं और मेरी दो की दोनों खराब है। चलिए, तो लाइन वाइन पर मत जाइएगा, कभी ऐसे लिखने में टेढ़ी हो जाएगी, कभी ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। ठीक, तो शर्त वाले में क्या क्या है? शर्त वाले में देखिए, एक है इफ और एक है शुड। ठीक, इफ और शुड। इफ माने भी होता है यदि और शुड माने भी होता है यदि। अनलेस के बाद इन केस और ऑन कंडीशन और प्रोवाइडेड और ओनली देन। प्रोवाइडेड के साथ कभी कभी दैट लगा होता है। अब आइए, इफ और शुड दोनों का क्या मतलब होता है? दोनों का मतलब होता है यदि या अगर। अनलेस का मतलब क्या होगा? अनलेस का मतलब होगा यदि, और यदि के साथ इसमें क्या लगा है? नहीं। इन केस, ऑन कंडीशन और प्रोवाइडेड, इन तीनों का मतलब होता है बशर्ते। बशर्ते। और ओनली देन है, ओनली देन का मतलब होता है तभी। अच्छा, एक सेंटेंस में इन सारे कंडीशंस का प्रयोग करते हैं हिंदी में। फिर इधर वाला बताने के बाद जब इसको बिठा देंगे तो फिर इनको लेकर के सारे सेंटेंस लिखा जाएगा और एक ही सेंटेंस में इन सब का प्रयोग करके हम देखेंगे, बताएंगे आपको कि कैसे सबके सब एक साथ लगते हैं। चलिए, इफ का मतलब यदि होगा और शुड का मतलब भी यदि होगा। अब ये आप क्यों नई चीज लग रही होगी? कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, शुड का मतलब यदि? नहीं, बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं शुड माने चाहिए। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं शुड माने चाहिए, तो क्या ये तो मतलब नहीं हुआ ना कि बचपन से शुड माने चाहिए पढ़ते आ रहे हैं तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बस वहीं खत्म, जितना आप पढ़े हैं बस वहीं पे ग्रामर खत्म हो जाती है। अरे भैया, रोज नई नई चीजें सीखी जाती हैं, आज भी कुछ नया सीखिए। तो शुड का प्रयोग यदि के लिए होता है, किया जाता है। अभी हम आपको बताएंगे कैसे किया जाता है। अनलेस का मतलब हुआ यदि नहीं, मतलब क्या हुआ? अनलेस हुआ इफ प्लस नॉट। तो अब यहीं से एक संकेत मिल रहा है कि हम जब अनलेस लगाएंगे तो अनलेस लगाने के बाद हम नॉट कभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अनलेस के साथ नॉट पहले से ही है। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है ना, मैगी बनाओ तो उसमें नमक पहले से ही होता है, तो मैगी बनाते समय नमक अलग से डाला नहीं जाता जब तक कि आप उसमें कुछ एडिशनल ऐड ना करें। नहीं तो अनलेस में नमक पड़ा हुआ है, तो जब आप अनलेस का प्रयोग करिएगा तो नमक मत डालिएगा। इन केस अनकंडीशन। अब जैसे ये सेंटेंस लिखा हमने, ये तो हम लोगों ने भी 2-3 एग्जांपल में देख लिया कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अनलेस का मतलब क्या हुआ? इफ यू, अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस यू वर्क हार्ड का मतलब अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो यू विल नॉट पास। इन केस अनकंडीशन प्रोवाइडेड, इनका मतलब क्या हो जाएगा? इनका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे कहें कि मैं आपको अपने नोट्स दे दूंगा बशर्ते कि तुम कल सही सलामत लौटा दो। भैया, जब किसी को नोट्स दिया जाता है तो सबसे बड़ी शर्त एक रखी जाती है, क्योंकि कुछ लोग होता है ना कि नोट्स मांग के ले जाते हैं, तो आपके नोट्स मांग के अपने घर ले जाएंगे, उसके बाद लेते समय बड़े बड़े वादे होंगे,
उसके बाद पता लगा कि जब आपके नोट्स रख करके अपनी कॉपी बना रहे हैं और घर वालों ने चाय दी पीने को, तो चाय अपनी कॉपी पे नहीं आपकी कॉपी पे रख देंगे। कभी कभी नमकीन भी खा लेते हैं उसी पर। तो नोट्स देने के पहले लोग बड़ी शर्त लगाते हैं, भैया सही सलामत कर लौटा देना, मंडे को नोट्स चेक होगा, मंडे को आना जरूर, ठीक, ये शर्तें लगा देते हैं। तो ये क्या होगा, मैं आपको नोट्स दे दूंगा बशर्ते कि मंडे को सही सलामत लौटा दो। ओनली देन कब लगता है, ओनली देन, देखो शुरुआत कैसे कर रहे हैं, मंडे को सही सलामत नोट्स लौटा दो तभी मैं नोट्स दूंगा। जैसे रात दिन मेहनत करोगे तभी पास होगे, जितना कह रहा हूं उतनी बात मान लोगे, अच्छे से समझोगे, दोहराओगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी कंडीशनल से समझ में आएगा। तो ये तभी क्या हो रहा, तभी तो बड़ी तगड़ी शर्त लगा रहा भाई। तो ये देखिए, ये सारे कंडीशनल्स हो गए, इनका प्रयोग कर लेते हैं। चलिए अब यहां आते हैं विश या इमेजिनेशन में सेंटेंस क्या होगा। चलिए विश या इमेजिनेशन में एक हो गया इफ, यहां भी इफ आया। थोड़ी देर पहले भी कहा था ना, अगर मैं करोड़पति होता तो इफ आई वर अ मिलियनर, तो इफ हो गया अगर मैं करोड़पति होता। इस इफ का मतलब वही पुराना वाला यदि। इफ के अलावा और कौन से कंजंक्शंस हैं जो हमको ख्याली दुनिया में ले जाते हैं। तो चलिए इफ के अलावा है ओ दैट, ओ दैट और वुड दैट। इसके अलावा इफ ओनली, इसके अलावा आई विश और ओ फॉर। अब इसके अलावा सपोज या सपोजिंग दैट, सपोज या सपोजिंग दैट। और इसके अलावा एक है एज इफ या एज दो। मेरी समझ से इतने ही हैं। कभी कभी आई विश के साथ एक लगा होता है आई विश्ड, ठीक है। तो इसमें एक को छोड़कर, ये इफ को छोड़कर, इफ वन यदि होता है, बाकी जितने भी हैं, मतलब ये ले लीजिए यहां से लेकर के यहां तक के सब ओ दैट, ओह दैट, वुड दैट, या इफ ओनली, आई विश, ये ओ फॉर वगैरह, सपोज, सपोजिंग दैट, या एज इफ, एज हो। तो एक को छोड़ के इतना लीजिए, इतना, इतना, इतना लीजिए। ये जो इतने हैं, इतनों का मतलब होता है काश, ठीक, काश। कभी कभी अब हम लोग ही बोलते हैं, या अक्सर सुना होगा, काश 2 मिनट पहले आए होते, काश एक नजर उसको देख लिया होता, या काश कोई और सेंटेंस बताइए। जैसे कहा जाए कि काश इस गली से ना आए होते तो पापा ना देखते। चलिए ठीक है, काश का मतलब क्या हुआ, एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है। जैसे ये कहें कि काश मेरे पास 10 रुपए होते। मान लो कहीं जा रहे हैं, पानी बरसने लगा, पेड़ के नीचे खड़े हैं, और जहां जा रहे हैं वहां बहुत देर हो रही है, किसी को अपॉइंटमेंट है, या फिर ये कह सकते हैं मूवी स्टार्ट होने वाली है, टिकट पहले से ले रखा है, पानी बरसने लगा। उसमें मन में क्या आता है, काश कार होती, ठीक, काश मेरे 4 हाथ होते, या काश आज मेरी जेब में पैसे होते तो मैं ये शर्ट तो जरूर खरीद लेता। तो ये काश क्या करता है, अब काश ऐसे ही लग रहा है ना, जैसे एक दिल से अंदर से एक टीस सी उठ रही है किसी इच्छा की।
काश 10 रुपए और होते। तो ये काश कह रहा है अधूरी इच्छा, मतलब एक ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हुई, अधूरी इच्छा मतलब एक तड़प सी रह जाती है सेंटेंस में, तो वो काश हो गया। तो ये इमेजिनरी सिचुएशन हो गई। अब इस इफ का मतलब क्या हुआ, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, तो ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है। सपोज या सपोजिंग दैट मैथ में आप लोग पढ़ते हैं कि मान लीजिए कुल धन 100 रुपया है, तो मान नहीं लेते हैं और हकीकत में तो 100 रुपया नहीं होता ना, मान लेते हैं। तो मान लो का मतलब क्या हुआ, मान लो भी हो गया एक इमेजिनरी सिचुएशन, सपोज ही करते हैं। एज इफ और एज दो, इसका मतलब क्या होता है, मानो कि, हिंदी में पढ़ा होगा उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो कि, तो वही है ये एज इफ एज दो। एज इफ एज दो लगाएंगे तो मतलब हो जाएगा मानो की, और मानो की लगने का मतलब क्या हुआ, फिर एक काल्पनिक दुनिया में उड़ गए। कभी कभी लोग इतने इमेजिनेटिव होते हैं कि साइकिल से, अब तो मोटरसाइकिल से, साइकिल से चले जा रहे हैं, साइकिल से चले जा रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे ख्याली दुनिया में चले जाते हैं। मैं राष्ट्रपति हूँ, आगे 3 कारें, पीछे 4 कारें, मर्सिडीज में दोनों तरफ से गनर लगे हुए, क्या हसीन दुनिया होती है। तो ऐसे ही सोचते चले जाते हैं, पता लगा जिस चौराहे से बाएं मुड़ना था उसके आगे निकल गए। ठीक, तो वही होता है एज इफ, मानो कि एक हसीन दुनिया में वो खो गए, मानो कि लगा लिया तो ठीक है। तो ये सब ख्याली दुनिया हो गई, और ये सब जमीनी हकीकत की दुनिया होती, सफलता पाने की शर्तें होती हैं। ये 2 कैटेगरी के कंजंक्शंस हमें पढ़ने हैं कंडीशनल्स में। ठीक, तो बच्चा लोगों, इसको हम मिटाएंगे। आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो हम थोड़ा हट जाते हैं, ठीक है, इतने पे आ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। कॉपी में नहीं लिखेंगे तो ये सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, आप समझ लीजिएगा। फिर दुनिया मानो कि में घूम जाएगी, बाद में सोचेंगे काश लिख लिया होता। लेकिन आपके पास ये मौका निकल जाना नहीं है, क्योंकि वीडियो है वो हमेशा ही रहेगा उस पर, ठीक है। अब इसके साथ एक चीज और बता दें, भी कंजंक्शंस लिखे हैं, इस कंजंक्शन के साथ एक बड़ी बात कि इस कंजंक्शन इनके साथ जब कभी सब्जेक्ट लगेगा तो सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट टेंस का कभी प्रयोग नहीं होता। संभव नहीं, हो ही नहीं सकता कि इसके पहले इसके बाद आप इज, एम या आर लगा सके, पॉसिबल ही नहीं है। वाज नहीं लगा सकते। मान लीजिए कि सब्जेक्ट है ही सब्जेक्ट अगर है, जैसे हम कहें कि मानो कि वो राजकुमार हो, मानो कि वह एक राजकुमार है, ही है, तो मानो कि वह एक राजकुमार है, इज, एम, आर नहीं लगेगा। मानो कि वह राजकुमार है, एज इफ ही वाज, ये भी नहीं लगेगा। ये लगेगा इसके साथ केवल वर्ब। अब आप बताइए कि ही के साथ वर्ब कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। अब समझ लीजिए, ये वो सिचुएशंस हैं, ये इमेजिनरी सिचुएशंस, जब आप काल्पनिक दुनिया में होते हैं तो कैसा भी सब्जेक्ट हो, नो मैटर सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके साथ कभी सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगी, हमेशा प्लूरल लगेगी। और वो भी प्लूरल कैसी, आर नहीं, वर्ब। चाहे प्रेजेंट में आप सोचें, चाहे पास्ट में, चाहे फ्यूचर में। जैसे हम ये कहते हैं मानो कि वो एक राजकुमार हो, मानो कि वो एक राजकुमार हो, पास्ट में वर्ब, वाज, इज नहीं, ठीक है। एक चीज ये बतानी थी, तो मेरे समझ से इसमें जो मुझे बताना था वो बता दिए। इसके साथ प्रेजेंट पास्ट दोनों लगता है, इनके साथ फ्यूचर कभी नहीं लगेगा। चलिए एक चीज इनके साथ भी आपको लिख देते हैं, इनके साथ जब भी कोई सब्जेक्ट होगा तो इनके साथ विल या शैल, और इसके बाद लगा दिया मेन वर्ब। तो इनमें किसी से भी सेंटेंस अगर शुरू हुआ हो तो उसके साथ आप विल शैल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, केवल विल शैल ही नहीं, कोई दूसरी मॉडल वर्ब अगर आप लगाना चाहते हैं, सोचिए हम कि कैन वगैरह यूज कर ले, तो ये कैन वगैरह भी यूज नहीं होगा। सीधे सेंटेंस
इन कंडीशनर्स के साथ सेंटेंस इधर वाला सीधे सीधे या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इन दोनों टेंस के अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट एक कंडीशन होती है जब इसके साथ पास्ट परफेक्ट भी लगता है। तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, इन तीन के सिवा और कोई सिचुएशन इसके साथ नहीं हो सकती है। और इनके साथ तो कोई चांस ही नहीं है, हमेशा सब्जेक्ट के साथ वर्ब वर्ब वर्ब, बस केवल वर्ब। ठीक है, अब लिख लिए होंगे तो अब मैं मिटा रहा हूं इसको, अब पूरा मिटा देते हैं यहां से। इसमें से एक दो बातें तो आज ही कर लेते हैं, उसके बाद एक दो बातें बाद में। एक दिन में पूरा खत्म नहीं होगा किसी कीमत पर, और अगर किसी कीमत पर खत्म कर दिया तो आप लोग आधे पर छोड़ के उठ जाएंगे। और 1.5 घंटे की लगातार क्लास कौन पढ़ेगा, ऊपर लगने लगेगी, वो भी इस लॉकडाउन में जब चाय वाय भी ना मिल रही हो। हाँ, एक बात तो हमने आप लोगों से ये कही थी कि रुकिए, कब शुड का मतलब इफ होता है, ये बात आपको समझाई थी। कब शुड का मतलब इफ होता है, आपने तो शुड का मतलब वही पढ़ रखा है चाहिए, तो शुड का मतलब चाहिए आपने बहुत पढ़ रखा है, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, या कहिए तो याद दिला दें। चलिए एक सेंटेंस में आपको याद दिलाते हैं, जैसे हम कहें यू शुड स्टे एट होम, ठीक है, एट दिस प्रीपोजिशन इन दिस पीरियड ऑफ क्राइसिस। हालांकि क्राइसिस इकोनॉमिक सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन वैसे भी पैंडेमिकली भी ये संकट का ही समय है। तो यू शुड स्टे एट होम, आपको घर पर ही रहना चाहिए, शुड स्टे। तो ये शुड किस सेंस में लगा हुआ है, ये शुड आपकी मॉडल वर्ब है, जिसका मतलब होता है चाहिए, और जिससे आप पूर्व परिचित हैं, बचपन से आज तक पढ़ते चले आ रहे हैं। दूसरा शुड, आपको याद होगा कि पिछले इस वाली 2020 की नहीं, 2019 की 14 फरवरी को कश्मीर में एक पुलवामा वाली घटना हुई थी, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के सैनिक शहीद हो गए थे। उसी घटना का हिसाब किताब करने के लिए माननीय मोदी जी ने कुछ कार्रवाई की थी, तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था, बना तो हमेशा ही रहता है, वो बढ़ गया था। तो तनाव बढ़ गया था, तो अमेरिका को तो हमेशा से ही खैर पंचायत करने की आदत होती है, अपने आप को सरपंच समझते हैं, उन्हें लगता है कि बिना मतलब ये समझ लो जो हरियाणा की खाप पंचायतें हैं उससे कम नहीं है अमेरिका। तो ये हर मामले में टांग अड़ाया करते हैं कि हमसे पूछे या हम पंचायत करने के लिए पूछे, मतलब बिन बुलाए सरपंच होते हैं ये। तो इन्होंने भारत पाकिस्तान के सामने एक ऑफर रखा था कि भारत पाकिस्तान इस मामले को हैंडल करने में सक्षम है, लेकिन अगर वो चाहें तो हम हैं क्या करने के लिए, मीडिएटर बनने के लिए। तो हम हैं मीडिएटर बनने के लिए। इसमें तो द हिंदू का एडिटोरियल था, द हिंदू के एडिटोरियल में एक सेंटेंस लिखा हुआ था इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, उसमें लिखा था कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका मिस्टर ओबामा सेड, सॉरी ओबामा नहीं थे, मिस्टर ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप सेड। उसके बाद जो उन्होंने बात कही थी वो मैं बात लिखने जा रहा हूं, सिर्फ बात लिख देता हूं। तो इन्होंने ये कहा था कि इंडिया एंड पाकिस्तान
इंडिया एंड पाकिस्तान कैन हैंडल द इशू ऑफ Kashmir on their own। इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर इशू को हैंडल कर सकते हैं खुद से, बट आई एम हियर। शुड दे नीड, ये नीड लिखा है बच्चा, कभी कभी देखने में दिक्कत हो तो जो बोलते हैं उससे समझ लिया करो। बहुत दिन के बाद लिख रहे हैं तो हो सकता है राइटिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो, लिखने की आदत छूट गई है, तो इसलिए 2 महीना लिखना छोड़ देंगे तो क्या हालत होगी। इंडिया एंड पाकिस्तान कैन हैंडल द इशू ऑफ कश्मीर ऑन देयर ओन, मतलब इंडिया पाकिस्तान अपने कश्मीर इशू को खुद हैंडल कर सकते हैं, बट आई एम हियर, पर मैं हूं क्या करने के लिए, मीडिएटर बनने के लिए। शुड दे नीड, अब आप बताइए कि इस शुड की मीनिंग क्या है। शुड दे नीड का मतलब क्या हुआ, हमें मीडिएटर बनने के लिए अगर उन्हें जरूरत है। शुड दे नीड का मतलब क्या हुआ, यहां इस शुड का मतलब एक ही तो हो रहा, इफ दे नीड। सोचिए, अब आपको लगा कि शुड जो है वो इफ की तरह यूज होता है, और वो भी मतलब कोई अरे गहरे लोग नहीं, द हिंदू के एडिटर महाशय भी यूज करते हैं। तो शुड का मतलब इफ होता है, आप इस बात को याद रखिए, इस बात को समझ लीजिए, बार बार इस तरह के यूजेस की जरूरत होगी। और आप गलत कहां करेंगे पता है, गलत ऐसे ही जगहों पर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है जहां इस तरह का यूज कर दिया जाता है। तो ठीक एक बात ये हो गई, कभी कभी इफ शुड की तरह यूज किया जाता है, ये बात पहले बतानी थी और ये मैंने बताई। चलिए मिटाते हैं। एक बात और कहनी थी आपसे इसी कंडीशनल वाले में, लेकिन इसी में अगर वो भी बताएंगे तो बहुत लंबा चौड़ी बात हो जाएगी, फिर उसी में एक बात और आएगी, फिर उसी में एक बात और आएगी, फिर बढ़ता चला जाएगा मामला। एक काम करते हैं, तो आज की बात यहीं पर रोकते हैं। एक अच्छे मुकाम पे, एक अच्छे मोड़ पर हम लोग खड़े हैं, मतलब कंडीशनर्स के यात्रा में अभी एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां चाय पानी की दुकानें हैं और यहीं रुकते हैं पेड़ के नीचे, ठंडी ठंडी छाया है और यहीं चाय वाय पीते हैं। फिर कल अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत जगह पर हम लोग रुके हुए हैं, ये अच्छा मोड़ है, यहीं पर इस बात को रोकते हैं। अब आज जितने भी कंडीशनल्स हम लोग इधर और इधर पढ़े हैं, आज तो आपको कंडीशनल्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हुआ, आप ये जाने कंडीशनल्स होते क्या हैं, तो वो इंट्रोडक्शन ही हुआ। अब हमें कल की क्लास में डिस्कस ये करना है, इफ अनलेस प्रोवाइडेड दैट, इन सबके यूजेस को लेकर के पढ़ना है। अच्छा, इन सबके यूजेस को पढ़ने के बाद कंडीशनल्स के प्रकार हमें पढ़ने हैं, और दूसरा वो वाला ओ दैट, इफ दैट, इन सबको लेकर के पढ़ना है कि कैसे इनको लेकर के सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, और कल वाली क्लास देखना मस्ट है क्योंकि बहुत सारे रूल्स तो कल वाली क्लास में ही आएंगे। तो अब ये मत सोचिएगा कि आज हम कंडीशनल पढ़ेंगे तो कल की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा कंडीशनल आपका तभी क्लियर होगा जब आज वाले के साथ कल वाली क्लास भी पक्का पढ़ेंगे। ठीक, तो वादा रहा, कल आप हमसे जरूर मिलेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।